घंघोर घटा टली थी मगर बूंदा भी नहीं पड़ी थी। हमारे घर जनाना मीलाद शरीफ था और जो रिश्ते की औरतें दूर मोहल्ले से आई थीं उन्हें अम्मी ने रोक लिया था कि बहन अभी कहाँ जाओगी, न रिक्शा न टांगा। और फिर मीना का हर दम धड़का, सुबह चली जाना। आसमान पे बादल गरज रहे थे और बिजलियां ऐसी लपकें मार रही थी कि ज़मीन से लग लग कर जाती। इस डर से कि कहीं बारिश ना आ जाए, 4 पाइयाँ बरामदे में बिछाई गईं। बाईं तरफ कोने में हमारा पलंग, उसके बराबर हमारी खालाजाद बहन सीमा का, उसके बाद नानी टक्कू और फिर अम्मी और दूसरी औरतों का। अब नानी टक्कू का हाल सुने। ये नानी सारे शहर की नानी थी। 60 साल से ज़्यादा उम्र होगी, मुंह में दांत न पेट में आंत, कमर झुककर ज़मीन को लगी थी। चलती तो ऐसे जैसे 8 का इंसा लुढ़कता हुआ जा रहा हो। अगर शहर में कहीं शादी ब्याह हो तो नानी टक्कू सबसे पहले मौजूद, चाहे जान पहचान हो या ना हो। वैसे लोग इन्हें नानी सैदानी कहते थे मगर हम बच्चों ने इनका नाम नानी टक्कू रखा था। रात के 11 बज चुके थे मगर बातों की खिचड़ी अभी तक पक रही थी कि यकायक अम्मी को ख्याल आया और वो हमसे बोली, अरे बेटा सैयद, सुबह सुबह टाल वाले से कहना कि सारी गीली लकड़ियाँ यहाँ पर छोड़ गया है। तो आंखें फूट गई फूंकते फूंकते। ये लकड़ियाँ थीं कि जलने का नाम ही न लेती। हम बोले, अम्मी ये सोबत खान बड़ा लड़ाका आदमी है, लोग इसे मुसीबत खान कहते हैं, ज़्यादा 3-5 करो तो कहता है खो भाई लकड़ी गीली है तो क्या हुआ, चूल्हे में जलेगा तो सूख जाएगा। सीमा बोली, तो आप इससे लाते ही क्यों हैं, 2 कदम आगे जाकर दूसरे टाल वाले से ले आए कीजिए ना। जी हाँ, ज़ियान हिला देना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, आप ही स्कूल से लेते आए कीजिए ना। लीजिए, अब भला लड़कियाँ भी लकड़ियाँ लाती हैं। हम बोले, जी हाँ, लड़कियाँ हवाई जहाज़ चला सकती हैं, तोपों और बंदूकों से लड़ सकती हैं, लड़के पटा सकती हैं, तो लकड़ियाँ क्यों नहीं ला सकती। और भला लकड़ी और लड़की में फ़र्क ही कितना है। इस पर इतने ज़ोर का कहका पड़ा कि बरामदे की छत हिलने लगी। इस पर अम्मी ने बड़े प्यार से हमारी तरफ देखा और अंजुम आपा से बोली, बड़ा समझदार बेटा है, माशाअल्लाह 6ठी जमात में फर्स्ट आया है और बेटी बहुत शरीर। इस पर सीमा मुंह बनाकर बोली, वाह, रट्टा लगाकर फर्स्ट आए तो क्या आए, इस तरह तो एक तोता भी फर्स्ट आ सकता है। एक दिन बड़ा मज़ा आया खालाजान, ज़रा सुनिए। ये कमरे में बैठे झूम झूम कर जुग्राफिया रट रहे थे। मून सुनाए बारिश भरमाए, मून सुनाए बारिश भरमाए, मून सुनाए बारिश भरमाए। हमने कहा, भाई जाने बारिश बरसाना सुना ही है, बरमाना क्या होता है। बोले, बको मत, किताब में ऐसा ही लिखा है। हमने किताब देखी तो वाकई छपाई की गलती से बरसना का सीन मोटा होकर मीम बन गया था। हमने गुस्से से कहा, अम्मी इसे समझा लीजिए, ऐसा ना हो कि हमारी तलवार तड़प कर नाम से बाहर निकल आए और यहाँ कुश्तों के पुस्ते लग जाएं। ए बेटे, खुदा का नाम ले, कैसी बुरी फाले मुँह से निकालता है। चल बत्ती बुझा दे और पंखा तेज कर दे। अरे नासरा, तुझे हवा आ रही है। नासरा बाजी परे कोने से बोली, हाँ कभी कभी कुछ बचा कुचा झोंका आ ही जाता है। अरे सैयद, ये परवेज़ किसी के अपने पास रख, वरना सुबह उठते ही बजा बजा कर सबको जगा देगा। हमने सीटी ली और तकिए के नीचे रख ली, मगर नींद थी कि कोसों दूर। इतना बड़ा बरामदा और एक पंखा, पसीनों का दरिया बह गया था। थोड़ी देर बाद सब सो गए और पूरा बरामदा हल्के बारी सुरीले और बेसुरे खर्राटों से गूंजने लगा। इनमें नानी टक्कू के खर्राटे सबसे बुलंद, ऐसी डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे बिल्लियां लड़ रही हों। हमने बेचैनी से करवट बदली तो सीमा बोली, भाईजान जाग रहे हो क्या, तुम्हें भी नींद नहीं आती। नींद क्या खाक आएगी, एक तो गर्मी और ऊपर से नानी टक्कू के खर्राटे। कोई कहानी सुनाए। कहानी सुनाऊं कि तमाशा दिखाऊं, ये कहकर हमने नानी टक्कू की तरफ देखा जो बिल्कुल बेखबर सो रही थी। तमाशा? तमाशा क्या, ऐसा दिलचस्प मज़ेदार कि तुमने कभी न देखा हो। दिखाइए। पहले वादा करो कि भांडा नहीं फोड़ोगी, जूते खाने का खतरा है। अरे जूते पड़े तो दोनों आधा आधा कर लेंगे, शुरू के तुम खा लेना और आखिर के मैं। आखिर के क्यों? अरे भाई, आखिर में मारने वाले के हाथ जो थक जाते हैं। बड़ी होशियार हो, फिर भी इम्तिहान में हमेशा थर्ड ही आती हो। तुम्हारी तरह रट्टा जो नहीं लगाती हूँ, दिमाग से काम लेती हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, तमाशा दिखाओ। हमने तकिए के नीचे से सीटी निकाली और चुपके से सीमा के पलंग पर चले गए। नानी टक्कू को तन बदन का होश न था, ऐसे सो रही थी जैसे अब कभी नहीं उठेंगी।
ہم نے سیٹی ان کے منہ میں ٹھوس دی۔ بیچاری کا پوپلا منہ تھا، سیٹی ہونٹوں سے ایسے چپک گئی جیسے لئی لگا دی ہو۔ اب جو نانی ٹکو سانس لیتی تو آواز نکلتی پھر پی پھر پی پھر پی۔ سیما کا یہ حال کہ ہنسی روکنے پر بھی نہ رکے۔ ادھر نانی ٹکو برابر پھر پی کیے جا رہی تھی کہ یکایک نانی ٹکو نے ایسی لمبی سانس لی اور سیٹی سے ایسی زور کی آواز نکلی پھر پی کہ امی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے بیوی یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ رات ہی ملی تھی سیٹی بجانے کے لیے۔ یہ کہہ کر نانی ٹکو بولی پھر پی پھر پی۔ امی کو غصہ اور وہ چلا کر بولی ارے بھی اس بڑھیا کو تو یہ عمر اور یہ حرکتیں سب کی نیندیں حرام کر دی۔ یہ کہہ کر امی نے نانی ٹکو کو زور زور سے جھنجھوڑا۔ وہ سمجھی کوئی آفت آ گئی، جلدی سے جتیاں ہاتھ میں لی اور پورے صحن میں دوڑنے لگی پھر پی پھر پی پھر پی پھر پی۔ شور کی آواز سن کر باقی عورتیں بھی جاگ گئیں۔ وہ سمجھی چور گھس آیا اور بے تحاشا چیخنے لگی۔ اس چیخم دہاڑ میں بچوں کی بھی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے ایسی دہائی دی کہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ شور و غل کی آواز جب بیٹھک میں گئی تو ابا جان ہڑبڑا کر اٹھے۔ ان دنوں ڈاکے بہت پڑ رہے تھے۔ وہ سمجھے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جٹ بندوق لے اور اندر گھس آئے۔ کچھ دیر ہکا بکا کھڑے نانی ٹکو اور امی کو گھورتے رہے، پھر بولے لا حول ولا قوت، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ پاگلوں کی طرح چلا کیوں رہی ہو؟ امی ہانپتی ہوئی بولی اس بڑھیا نے تو قیامت برپا کر دی ہے۔ ایک تو سیٹی بجا رہی ہیں اور میں نے روکا تو بھاگنا شروع کر دیا۔ سیٹی بجا رہی ہیں؟ ابا جان تعجب سے بولے۔ ادھر سیما اپنے منہ میں دوپٹہ ٹھوسے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی، آخر اس سے ضبط نہ ہوا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابا جان نے مڑ کر حیرت سے سیما کی طرف دیکھا اور بولے اس کا کیا مطلب؟ سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، ورنہ یاد رکھ میری بندوق بھری ہوئی ہے۔ بندوق کا نام سن کر سیما کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ بولی بات یہ ہے خالو جان کہ وہ نانی ٹکو کے منہ میں بھائی جان نے سیٹی ڈالی تھی۔ امی بولی اے ہے یہ سید صاحب کی حرکتیں ہیں۔ ابا جان بولے کہاں ہے یہ سید کا بچہ؟ ہماری طرف بڑھتے ہمارے کان سے پکڑ کر بولے چل ہمارے ساتھ بیٹھک میں سونا، شیطان کہیں کا۔ اس دن سے نانی ٹکو ہمارے گھر پھر کبھی نہیں آئی۔ خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔